11 सितंबर 2001 का वो दिन शायद ही कोई भूल सकता है। इस दिन दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। 11 सितंबर की सुबह आतंकवादियों द्वारा 4 विमानों को हाईजैक कर लिया जाता है। पहले 2 विमानों को न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकरा दिया जाता है। तीसरे विमान को अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पर गिरा देते हैं और चौथे विमान में पैसेंजर आतंकवादियों से हिम्मत दिखाकर भिड़ जाते हैं, जिस वजह से विमान पेंसिल्वेनिया की खुली जगहों में क्रैश हो जाता है। माना जाता है कि इस विमान से आतंकवादी वॉशिंगटन की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। इसका परिणाम क्या हुआ? 3000 लोग मौत के मुंह में समा गए, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। इस अटैक में 20 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें एक मोहम्मद अता नाम का आतंकवादी था, जो बाकी 19 आतंकवादियों को लीड कर रहा था। आइए पहले हम बात करते हैं मोहम्मद अता की जिंदगी के बारे में, कैसे एक सभ्य, एक शर्मिला लड़का आतंकवादी बन गया। जय श्री राम। दोस्तों, इस दुनिया में हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा कामयाब हो। कोई ये नहीं चाहता कि उनका बेटा गैंगस्टर बने, आतंकवादी बने। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, तभी से हर माता पिता सपना देखते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्रिकेटर बने, लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बने। ऐसे ही कई सपनों और अरमानों के साथ मोहम्मद अता का जन्म होता है। ये कहानी शुरू होती है इजिप्ट के एक धार्मिक मुस्लिम परिवार से, जहां 1 सितंबर 1968 को मिस्र के कफ्र अलशेख में मोहम्मद अता का जन्म होता है। इनके पिता मोहम्मद अल अमीर एक वकील थे और इनकी माँ बुतेना मुस्तफ़ा सिराकी एक अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। मोहम्मद अता 2 बहनों का इकलौता भाई था। उनकी एक बहन डॉक्टर और दूसरी प्रोफेसर है। एजुकेशन की बात करें तो मोहम्मद अता ने सन 1990 में मिस्र की काहिरा यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में ग्रेजुएशन किया। उसके पिता चाहते थे कि अता लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बने। वही अपने पिता के कहने पर वे आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी चला जाता है और वहाँ मास्टर डिग्री के लिए हैम्बर्ग की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। यह मोहम्मद अता की कॉलेज के दिनों की फोटो है। बगल में उसके दोस्त बैठे हैं। उसके दोस्त बताते हैं कि अता बेहद सभ्य व शर्मिला इंसान था। हमेशा अव्वल आता था, अनुशासन में रहकर पढ़ाई करता था। लेकिन उसके दोस्तों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अता आगे चलकर इतना खतरनाक आतंकवादी बन जाएगा। पढ़ाई के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ में वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी क्लास के कई साथी ऐसे थे जो भगवान व पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अता को अपने भगवान, अपने अल्लाह में अटूट विश्वास था और वो वहीं पे कॉलेज के पास ही मस्जिद में हर शुक्रवार नमाज पढ़ने भी जाता था। मस्जिद में उसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक गतिविधियों के दौरान ही कुछ कट्टरपंथी लोगों ने अता को अपने झांसे में ले लिया। उसके बाद वो अपना ज़्यादातर समय इन लोगों के साथ मस्जिद में ही गुजारने लगा और इन कट्टरपंथी लोगों के संपर्क में आने के बाद वो कॉलेज से गायब रहने लगा और वो इस तरह धर्म की आड़ में फंसता चला गया। जब कई दिनों के बाद वो कॉलेज आया और उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि कहाँ गया था, तो उसने बताया कि वो हज करने सऊदी अरब गया था। उसके बाद वो कभी कॉलेज नहीं गया। अपने माता पिता से संपर्क हटा लिया, अपनी बहनों से संपर्क हटा लिया और अपना अधिकतर समय नमाज पढ़ने में बिताने लगा। और धीरे धीरे इन लोगों के जरिए वो अलकायदा से जुड़े लोगों के संपर्क में आया और उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और आतंकी संगठन द्वारा दिए गए नियमों का कट्टरता से पालन करने लगा। अलकायदा के लोगों ने मोहम्मद अता का ब्रेन इस तरह से वॉश किया कि संगठन के आका उसे जो बताते वो सब सही लगने लगा। और संगठन के आका कोई और नहीं, ओसामा बिन लादेन था। आतंकी संगठन लोगों का ब्रेन वॉश इसी तरह करते हैं। जो मकसद वो उन्हें बताते हैं उसके बारे में कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी है जो आपको इस नेक काम के लिए चुना है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के दौरान मर भी गए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह देंगे। आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे अल्लाह प्यार करते हैं। ये अल्लाह की मर्जी है और वो दिन दूर नहीं जब आप जन्नत में हूरों के साथ होंगे। इस तरह युवाओं को बहका कर, बहला फुसला कर इन आतंकी संगठनों ने कई युवाओं की जिंदगियां बर्बाद की है। उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद अता अलकायदा का हो गया और ओसामा बिन लादेन से इम्प्रेस होकर 11 अप्रैल 1996 को उसने अपनी
डायरी में लिखा कि मेरे मकसद को पूरा करने के दौरान अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को जो नहलाएंगे, अंतिम संस्कार के लिए जो तैयार करेंगे, वो सच्चे मुसलमान होने चाहिए। और जो मेरे अंतिम संस्कार में शामिल होंगे वो रोने के बजाय संगीत का आयोजन करें और मेरी बॉडी को नहलाते वक्त दस्ताने का इस्तेमाल करें और कोई गंदे शरीर वाला व्यक्ति मेरे शरीर को ना छुए। इस तरह की उसकी कुछ तमन्नाएं थी, लेकिन उसकी ये कोई भी तमन्ना पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो मरने के बाद, इस अटैक के बाद उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। मोहम्मद अता के इन लेखों को जब ओसामा बिन लादेन ने सुना, पढ़ा, तो अता के इस जुनून से वो प्रभावित हुआ और उससे इम्प्रेस होकर 9/11 के 4 हमलों का कमांडर उसे बना दिया। कैसे करना है, क्या करना है, सारी जिम्मेदारी मोहम्मद अता की थी। उसके बाद 3 जून 2000 को मोहम्मद अता अपने मकसद यानी अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अमेरिका आया और यहाँ आने से पहले उसने अपना नया पासपोर्ट बनवाया ताकि किसी को ट्रेवल हिस्ट्री पता न चल सके। ये है मोहम्मद अता का ड्राइविंग लाइसेंस जो उसने अमेरिका के फ्लोरिडा से जारी करवाया था और यहीं पे उसने अपने प्लान के अनुसार वेनिस के होपमैन एविएशन इंटरनेशनल से विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। 21 दिसंबर 2000 को मोहम्मद अता को पायलट लाइसेंस मिल गया और जैसे जैसे 9/11 का वो दिन पास आता गया, मोहम्मद अता और ज्यादा कट्टर हो गए। एलए टाइम के वरिष्ठ पत्रकार टेरी मैकडरमॉट अपनी किताब द परफेक्ट सोल्जर 9/11 हाईजैकर्स हु दे वेयर व्हाई दे डिड इट में लिखते हैं कि अपने टारगेट को पाने के आखिरी दिनों में मोहम्मद अता ने अपनी जिंदगी को बेहद सीमित कर लिया था। वो बहुत जरूरी चीजें ही अपने पास रखता था। मैकडरमॉट आगे लिखते हैं कि जब जर्मनी में उसके दोस्तों और रूममेट से जाकर बात की तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद अता जिहाद के चक्कर में इतना जुनूनी हो चुका था कि उसे खाना भी बोरिंग लगता था, उसे खाना पसंद नहीं था। जब भी उसे भूख लगती तो आलू उबालता और उन्हें इकट्ठे रख लेता था और जब भूख लगती तो कुछ टुकड़े आलू के खा लेता था। ये देखकर उसके आसपास के लोगों को आश्चर्य हुआ कि कोई इतना कम खाकर जिंदा कैसे रह सकता है। फिर आया 11 सितंबर 2001 का वो दिन। पोर्टलैंड के होटल कंफर्ट इन में सुबह 4 बजे अलार्म बजा। आतंकी मोहम्मद अता ने अपना बिस्तर छोड़ दिया और अपने दोस्त अब्दुल अजीज को फोन लगाया। उसके बाद अपने काम से फ्री होकर 5:33 पर इन्होंने होटल का बिल पे किया और दोनों कुछ ही मिनटों में पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंच गए। यहाँ से वो बोस्टन के लिए रवाना हो गए और प्लान के मुताबिक दोनों धारदार चाकू ले जाने में सफल रहे और करीबन 1.25 घंटे के बाद यानी 6:45 पर दोनों बोस्टन एयरपोर्ट पर पहुंच गए और यहीं से ये दोनों और इस अटैक में शामिल अन्य 18 आतंकी 4 विमानों को हाईजैक करने वाले थे। बोस्टन से लॉस एंजलिस शहर जाने वाली फ्लाइट में मोहम्मद अता और उसका साथी बैठ जाता है। जब फ्लाइट ऊपर गई तो 15 से 20 मिनट तक तो उसने बोस्टन एयर रूल ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों का पालन किया, लेकिन 8:13 के बाद जब मोहम्मद अता का विमान पर नियंत्रण हो गया तो उसने ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन करना बंद कर दिया। मशहूर लेखक विलियम आर्केन अपनी किताब में लिखते हैं कि अपने चाकुओं से पायलटों की हत्या करने के बाद मोहम्मद अता ने खुद फ्लाइट की कमान संभाली और फ्लाइट के पिछले हिस्से में बैठी फ्लाइट अटेंडेंट एमी स्विनी ने बोस्टन एयरपोर्ट के मैनेजर माइकल वुडवर्ड को फोन पर कहा कि विमान डिसबैलेंस हो रहा है और न्यूयॉर्क सिटी की ओर मुड़ता दिख रहा है। एमी स्विनी आगे कहती है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद विमान हाईजैक हुआ है। फिर अचानक कहती है कि ओ माय गॉड, हम बहुत नीचे आ गए हैं। फिर कहती है धीरे से कि हे भगवान बचा लो। तभी 8:46 पर मोहम्मद अता 460 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही फ्लाइट AA-11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा देता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। करीब 17 मिनट के बाद 9:13 पर एक और विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर को हिट करता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, कई जिंदगियां तबाह हो जाती है, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल होते हैं। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बुश अपने देश में नहीं थे। जब उन्होंने अपने देश में हुए अटैक की खबर सुनी तो तुरंत वो वहां से रवाना हो गए। उस दिन ये अमेरिका के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए काला दिन था। उस समय बच्चों से लेकर बूढ़ों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और कई बच्चे तो ऐसे थे जो अटैक के कई महीनों के बाद पैदा हुए थे। उन्होंने अपने पिता को कभी न देखने का मौका भी नहीं मिल सका। आज देखें तो इस हमले को 24 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी इस हमले की बरसी आती है तो हर अमेरिकी की आंखें नम हो जाती है।
है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटना कभी भी किसी देश के साथ ना घटे।